अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मारूख आफ्ताब। आज हमारे शो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो पाकिस्तान में विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बेहतरीन मिसाल हैं। ये एक सरकारी ओहदे पर फाइज हैं, इसके अलावा एक बहुत उम्दा शायरा भी हैं। मेरी मुराद साइमा आफ्ताब साहिबा से है। इनका जो ताल्लुक़ है वो एक ब्यूरोक्रेट फैमिली से है। अस्सलाम वालेकुम साइमा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। तो हमारे व्यूअर्स को ज़रा अपना थोड़ा सा करियर के बारे में बता दें और अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें। जी मैं जी साइमा आफ्ताब मेरा नाम है। मैंने कनेट कॉलेज से अपनी तालीम हासिल की है। इकोनॉमिक्स, स्टैट्स और मैथमेटिक्स मेरे सब्जेक्ट्स थे और उसके बाद मैंने CSS की तैयारी की और CSS करके पाकिस्तान कस्टम्स में मैंने ज्वाइन किया। मेरे फादर भी एक ब्यूरोक्रेट थे, वो DMG ग्रुप में थे और मुझे कस्टम्स ग्रुप एलोकेट हुआ है और मेरी नौकरी को तकरीबन 20+ साल हो गए हैं। 21 ईयर्स से मैं हूँ जॉब पे और पहले एज एन असिस्टेंट कलेक्टर, फिर डिप्टी कलेक्टर, फिर एडिशनल कलेक्टर और अब जाहिर है कि मैं ग्रेड 20 में हूँ। तो आई एम करंटली सर्विंग एज डायरेक्टर इंटेलिजेंस लाहौर में जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो हमारे और बाकी मैं अपनी फैमिली लाइफ के बारे में बता दूं कि जी मेरे 3 बच्चे हैं और एक बेटी मेरी जो है वो साइकोलॉजी में BS कर रही है। बेटा मेरा A लेवल्स में है अब जी, और छोटा बेटा मेरा जो है वो स्पेशल नीड्स है, वो अभी 9 ईयर्स का है और हम उसके साथ लगे हुए हैं। वो माशाल्लाह इम्प्रूव कर रहा है। दैट्स ग्रेट, दैट्स सच अ ग्रेट न्यूज़। मुझे तो समझ नहीं लगती कि हमारा BS में इतना बुरा हाल हो जाता है और आपने तो माशाल्लाह इतना ज़्यादा पढ़ा है और आपके बच्चे भी माशाल्लाह इतना कुछ करें आगे। तो जब हम क्वेश्चंस नोट कर रहे थे तो आपके वालिद आफ्ताब अहमद शाह वो भी ब्यूरोक्रेट थे और वो शायर भी रह चुके हैं और आप भी इन दोनों चीज़ों में आपका है। तो मुझे ये बताइएगा कि अक्सर ये चीज़ें कुदरती आ जाती हैं, तो या क्या ये कुदरती था कि या इसमें आपकी अपनी भी कोई कोशिश थी इसको इम्प्रूव करने में? जहाँ तक शायरी है, शायरी के बारे में तो मेरा मानना भी यही है और समझना भी यही है कि एक शायर ने बड़ा इस पे पर्टिनेंट शेर कहा है कि बात यह है कि आदमी शायर या तो होता है या नहीं होता। यानी कि ये एक कुदरती ही चीज़ है, आपके अंदर ये मौजूद होती है। शायरी का वस्फ, शायरी का टैलेंट, उसको हाँ ज़रूर मेहनत से और रीडिंग से, पढ़ के, दूसरों से सीख के आप उसको फाइन ट्यून कर सकते हैं, उसको बेहतरी पे ले जा सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप एक गैर शायर हैं और आप शायर बन जाएं, ये मुश्किल है। लेकिन CSS तो मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई कर सकता है और उसके लिए ज़ाहिर है मेहनत रिक्वायर्ड है और वो कुदरती नहीं होता। वो ज़ाहिर है आपका एक रुझान भी हो सकता है चीज़ों की तरफ। फिर एक जॉब सिक्योरिटी के लिए भी हमारे माशरे में बहुत से लोग CSS करते हैं, तो वो मेहनत से हर तरह के लोग जो हैं CSS करते हैं और उसमें मौजूद होते हैं और फिर आते हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अमूमन जब भी सुनते हैं तो होता है कि एक मेल से हम ब्यूरोक्रेसी को रिलेट कर देते हैं, लेकिन आपका ऑफिस देख के मेरा अपना भी दिल किया कि मैं भी इस मुकाम पे ज़िंदगी में पहुंचूं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इससे भी बेहतर मुकाम पे पहुंचाए। बहुत अच्छा लग रहा है इंटरव्यू करके। तो हमारा अगला सवाल ये है कि अमूमन जो हम पोइट्स की बात करते हैं तो उनको हम एक नरम दिली और मोहब्बत से रिलेट करते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी में और कस्टम्स में तो ये चीज़ें कैसे कंट्रास्ट किस तरह होता है? ये तो नहीं चलता होगा। हाँ जी, मुझे ये लगता है कि शायर हमारे माशरे में अगर अफसर है तो चलो एक अलहदा वो बात हो गई उसकी, लेकिन अगर वो एक आम प्रोफेशन में है, बिजनेस में है, टीचर है, प्राइवेट जॉब कर रहा है, कुछ और कर रहा है या इवन शायरी है, तो वो भी एक ज़हनी इंतशार का शिकार ज़रूर होता है। क्योंकि माशरे में जो रवा हैं, जिस तरह की इल्लतें और जिस तरह के मसाइल, उनको देख के एक परेशानी या एक जंग तो उसके अंदर बतौर शायर जारी रहती है। क्योंकि जो भी बाशऊर इंसान है वो रहता तो मुश्किल में ही है, ज़ाहिर है चीज़ों के को देख के अपने इर्द गिर्द और एक परेशानी का आलम रहता है। लेकिन जाहिर है कि नरम दिली जो है, और जो आपने ये बात की कि जाहिर है सरकारी नौकरी में तो बड़ा सख्ती भी करनी पड़ती है कई दफ़ा, तो वो आपको मतलब इसका एक प्रॉब्लम होता है, कभी कभी होता है कि आपकी एक फ्रिक्शन जनरेट हो जाए, आपके मतलब इंटरनली आप एक नरम दिल इंसान हो और करनी आपको सख्ती पड़ जाए, तो वो जाहिर है मुश्किल पेश कभी कभी आ भी जाती है इस तरह से। लेकिन मैंने ये देखा है कि हुस्न इखलाक और लोगों से नरम दिली का रवैया और काइंडनेस जो है वो आपको हर जगह पे करती है। वो आपकी सरकारी नौकरी में भी आपको फ़ायदा देती है और वो आपको आम जिंदगी में भी फ़ायदा देती है, क्योंकि ये वो ऐसा एक काइंडनेस, एक ऐसी नेकी है जो रायगा नहीं जाती। बिल्कुल सही बात है। हमारे व्यूअर्स भी ज़रूर इससे बहुत कुछ सीखेंगे कि काइंडनेस कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ की हर फील्ड में। तो अगला सवाल ये है कि एक ज़माने में शायरों के बहुत, आपको पता है जिस तरह मूवीज़ भी देखते हैं तो उनको काफ़ी बुरे हालात में शो किया जाता
जाता है। तो अब माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे लोग जिस तरह आप भी हैं, आप ब्यूरोक्रेट्स ने भी शायरी वगैरह शुरू कर दी है, तो आपके ख्याल में कि उर्दू अदब ने तरक्की किया या वैसे ही उनके ओवरऑल हालात बेहतर हो गए? मेरा ये ख्याल है कि माशरे की बदलती हुई रिवायात के साथ जाहिर है जॉब स्ट्रक्चर्स वगैरह बदले। जब ये शायरी शुरू हुई खासतौर पे बड़े सगीर पाको हिंद में, तो तब यही तस्वुर होता था कि शायर या तो वो बादशाह या किसी नवाब के वजीफा खार होंगे और वो उनको सपोर्ट करेंगे और वो लाइफ में और कुछ नहीं करेंगे सवाई शायरी करने के। तो वो एक सूरत हाल थी। उसके बाद जाहिर है जब नवाब चले गए, ब्रिटिश आ गए, वो सारा निजाम बदल गया, तो फिर शायरों के हालात बुरे हो गए, क्योंकि वो उसी एक्सपेक्टेशन में थे कि वो शायद वजीफे मिलेंगे और इस तरह से होगा, तो वो नहीं हुआ। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ब्यूरोक्रेट्स की आप बात कर रहे हैं या बाकी शोबाजात में बात कर रही हैं आप, तो थ्रू आउट काफ़ी शोबाजात में अच्छे अच्छे वेल सेटल्ड लोग भी शायर हुए हैं पहले भी, और बुरे हालात वाले भी लोग शायर हुए हैं। जैसे कि आप कह दें कि सागिर सिद्दीकी साहब जिस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, वो फिर ऐसा भी होता है कि कुछ शायर अपने नज़रिए या अपनी नज़रियात के साथ जीना शुरू कर देते हैं और वो उस तरह से एक तसव्वुफ़ या सूफियानापन की तरफ चले जाते हैं और वो अपनी लाइफ की वही रविश इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन ये है कि ब्यूरोक्रेसी में भी शायरी बहुत पुरानी है। मतलब ब्रिटिश राज के ज़माने से, उसके बाद के ज़माने से हमने देखा है कि ब्यूरोक्रेट्स ने इल्म व अदब की तरवीज और तरक्की में काफ़ी अहम किरदार अदा किया है। ब्यूरोक्रेट्स शुरू से शायर रहे हैं। मुस्तफ़ा ज़ैदी बहुत मशहूर शायर हैं ब्यूरोक्रेट्स में। फिर मुर्तज़ा बरलास साहब जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। इसी तरह मेरे फ़ादर थे और अब मेरे फ़ादर के कई हम असर हैं जो कि बहुत ज़्यादा शोरा हैं और बहुत अच्छे शोरा हैं। तो मुझे ये लगता है कि शायरी इल्म व अदब जो है ना, वो किसी का असासा नहीं है। उसको अगर एक कुटिया में बैठा हुआ इंसान भी उससे फ़ायदा ले सकता है और एक अच्छी पोजीशन पे बैठा हुआ इंसान भी उससे फ़ायदा ले सकता है। तो जो इसको अपना ले ये उसे संवार देती है। और शायर बुरे हालात में भी हैं आज भी, और शायर अच्छे हालात में आज भी हैं। ऐसे ही पहले भी था। लेकिन ये है कि ये आप पे मुनहसर है कि आप अपनी ज़िंदगी को किस डगर पे फिर लेकर जाते हैं। बिल्कुल सही है। ये मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप बहुत अच्छी बात करती हैं। तो इससे आगे ये कि जिससे पहले कि हम आपकी ऑफिशियल ड्यूटीज़ के बारे में बात करें, तो जिस तरह अब थोड़ा शायद आपको अजीब भी लगे हम मुसलसल शायरी की बात करें, लेकिन मुझे बताइएगा कि आज का जिस तरह हम उनकी अगर सोसाइटी के हवाले से बात करें, तो आजकल का जो शायर है वो सोशल जो वैल्यूज़ हैं उनको मतलब कितनी हद तक उनको उसकी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है वो कि नहीं सोसाइटी के हवाले से? सोसाइटी के हवाले से देखिए, शायर जो है और जो शायर के अंदर का इज़्तिराब होता है जो उसे शेर कहने पे मजबूर करता है, मेरा ये ख्याल है वो सोसाइटी ही की वजह से पैदा होता है उसके अंदर। क्योंकि जब वो एक सोसाइटी में नाइंसाफ़ी, इनजस्टिस इस तरह से और वैल्यूज़ को किल होते हुए देखता है, तो वो उसको किसी न किसी तरह से एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है अपनी शायरी में। वो शायरी जो कि आपके जुड़ी हुई नहीं है मुआशरे से, मेरा नहीं ख्याल कि वो ज़्यादा देर सस्टेन भी कर सकती है। तो मेरा ये ख्याल है कि शायर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं। इस हवाले से बहुत से शायर हैं। पहले तो देखिए एक तरक्की पसंद दौर शायरी का आया था कि जब सोशलिज्म के बारे में बहुत बातें की और वो एक बड़ा ट्रेंड था। इस वजह से उसमें कई बड़े नाम आपको पता ही है कि मौजूद थे, और वो फैज़ साहब हैं, हबीब जालिब हैं। उस दौर के वैसे तकरीबन तमाम शायरों ने उस मौजू को टच किया सोशलिज्म के। तो अब भी शायर मेरा ख्याल है कि उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से अप्रोच करते हैं, क्योंकि वो शायर हो नहीं सकता कि जो अपनी माहौल से, अपने मुआशरे से जुड़ा हुआ ना हो। तो वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ मेरा ख्याल है इस लिहाज से ज़रूर कहीं ना कहीं उससे ओहदा बरा हो रहे हैं। ये अलग बात है कि हमारे मुआशरे में चूँकि उर्दू अदब से एक डिस्कनेक्ट पैदा हो चुका है और लोग शायरी या नसर या उर्दू अदब की चीज़ें पढ़ना पसंद नहीं करते, उन पे गौर करना पसंद नहीं करते, उन तक पहुँच नहीं पाती, तो वो फिर इंग्लिश की धुन में जो है मुआशरा वो उस तरफ को चल पड़ता है कि जी हमें 4 इंग्लिश की किताबें हम बता दें कि वो हमने पढ़ी हुई हैं या हम उनके बारे में जानते हैं, एज़ कम्पेयर टू के 4 आप अपने उर्दू के शायरों को पढ़ लें। तो मेरा ये ख्याल है कि शायर तो अपने तय कोशिश करता है कि वो मुआशरे के साथ जुड़ा रहे, वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कुछ ना कुछ हद तक पूरा करे, लोगों में अवेयरनेस लाने की या एक चीज़ के ऊपर अपना एक नरेटिव देने की।
लेकिन ये है कि वो फिर मुआशरा उसको उस तरीके से सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, वो एक अलग सवाल है। मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स भी आपकी बात से इत्तेफाक करेंगे। तो अब हम आपकी ऑफिशियल ड्यूटीज़ की तरफ आते हैं, जो आपने ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड आपसे उससे जो आपका ताल्लुक़ है। तो अब जिस तरह आपने गौर किया होगा कि हमारे जो आम लोग हैं उनका ब्यूरोक्रेसी के बारे में इतने कोई अच्छे उनके ख्यालात नहीं हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि आप इनके व्यूज़ से डिफ़र करती हैं, क्योंकि आप ख़ुद भी ब्यूरोक्रेट हैं, और आप ये बताइएगा कि आपके इसके बारे में क्या ख्याल है और ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क की तरक्की में कितना हद तक उनका काम है। सही है। मेरा ये ख्याल है कि पब्लिक की जो कंप्लेंट्स हैं या ग्रीवेंसेस हैं ब्यूरोक्रेसी के अगेंस्ट या निज़ाम के अगेंस्ट, उनमें से बहुत हद तक जस्टिफाइड भी हैं। हमारे मसला ये है कि एक सोसाइटी ऐसी है कि जो लैक ऑफ ट्रस्ट पे हमारा तमाम निज़ाम जो है वो मबनी है, कानूनी निज़ाम हो या कोई और निज़ाम हो, तो वो थोड़ा सा हम लोगों ने चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेट किया हुआ है कि एक आम आदमी जब कोई भी अपनी दरख्वास्त किसी पे भी वो अमल करने के लिए निकलता है या किसी भी महकमे से उसका वास्ता पड़ता है, तो उसको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगरचे हम अपने तौर पे कोशिश बहुत करते हैं कि चीज़ों को सिंप्लीफाई करें, प्रोसीजर्स को कम करें, ऑटोमेशन पे चले जाएं, कोई और सिस्टम ऐसा करें कि कट डाउन हो सके एक बंदे की मुसीबत, लेकिन ये है कि वो उसमें वक्त बहुत ज़्यादा दरकार है हमें वहाँ तक पहुँचने में, एक हमारा ट्रस्ट डेवलप होने में बिटवीन द पब्लिक एंड द ऑफिस जो है आपका, यानी कि एक पब्लिक के साथ आपका लाइजन जो है वो उस तरह से डेवलप नहीं है। ओवर द ईयर्स चूंकि हमने ये ब्यूरोक्रेसी का सारा निज़ाम ब्रिटिश से लिया था, तो वो ब्रिटिश का तो चूंकि एक और तरीक़ाकार था, वो ब्यूरोक्रेसी को यूज़ करते थे पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि वो ज़ाहिर है उनका नेटिव मुल्क नहीं था और यहाँ पे उन्होंने सिर्फ कंट्रोल ही करना था। तो वो उधर से जाकर एक फैसिलिटेटिव और एक हेल्पफुल एजेंसी बनाने में ब्यूरोक्रेसी को देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, और हम उस तरफ जाने की कोशिश शुरू कर दी है हमने, यानी शऊर है हमारे अंदर ये, और हम अपने तई बहुत सी इम्प्रूवमेंट्स लाते भी हैं कि जिससे पब्लिक को कोई रिलीफ मिल सके। लेकिन ये आपकी बात बजा है कि शिकायत होती हैं लोगों को, और उनमें से शिकायत जेन्युइन भी होती हैं लोगों को। ये आपकी जिस तरह मैंने कभी इस तरह सुना नहीं कि एक ब्यूरोक्रेट इतनी ऑनेस्टी के साथ ये बात करते हैं, क्योंकि यूजुअली लोग बातों को बहुत ट्विस्ट करना बहुत पसंद किया जाता है इधर। तो आई होप कि इस बात के बाद लोग ट्रस्ट करना दोबारा शुरू करेंगे और बाकी ब्यूरोक्रेट्स का भी जो वो सारा सिचुएशन है वो भी बहुत बेहतर होगी। तो बैक टू पोइट्री वंस अगैन, जिस तरह एक आपको पता है कि एक हर जगह ख़वातीन के बारे में एक टिपिकल सोच बन जाती है, और ख़वातीन के हवाले से, शायरी के हवाले से ये है कि वो बहुत मोहब्बत और हिजर के बारे में बहुत ज़्यादा लिखती हैं, जो हम ज़्यादातर सुनते हैं। तो आपका जो है, आपके ख्याल में ये रियलिटी से डिफ़र करती है? मेरा ये ख्याल है कि वो जो है उर्दू शायरी और गज़ल, उसका मिजाज ही इस मोहब्बत और हिजर के अंदर जो इवॉल्व हुआ था, वो शुरू ही चूंकि यहाँ से ही हुआ था। बल्कि मेरा बेटा ओ लेवल्स में उर्दू जब पढ़ता है और पुराने वो उस्ताद शोरा का कलाम, तो वो कहता था कि ये सवाए मतलब हिजर और मोहब्बत है नहीं, और ये बस जाहिर है कि वो बच्चे नए वाले जो हैं उस तरह रिलेट ही नहीं कर सकते उन चीज़ों के साथ। तो चूंकि इसका बेसिक थीम वो था, लिहाजा ये अब साथ तो लेके हम चल रहे हैं ओवर द ईयर्स, लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारे मौज़ूआत में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन, बहुत ज़्यादा तनव्वु आया है, तनव्वु आया है, और हमने सोशल इश्यूज़ पे भी बात की है, औरतों ने भी की है, और वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत बात की है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे बहुत बात की है। तो मेरा ये ख्याल है कि ख़वातीन ने सिर्फ मोहब्बत और हिजर को से आगे निकल के अब उन्होंने बाकायदा बराबर के पेडेस्टल पे आके चैलेंज करना शुरू किया है चीज़ों को, और उनकी पोइट्री जैसे परवीन शाकिर और उनसे पहले भी जो ख़वातीन शायरात हैं, उन्होंने इन मौज़ूआत पे कलम उठाया है, जिसमें कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जिसमें इक्वालिटी है, जिसमें एम्पावरमेंट की बात है, जिसमें हकूक़ की बात है ख़वातीन के, और इसके अलावा माशरे के मसाइल को जिस नज़र से ख़वातीन देखती हैं उस लिहाज से भी उन्होंने उसके ऊपर शायरी की है। तो ये नहीं है कि ख़वातीन के यहाँ मौज़ूआत की कमी है और मर्दों के यहाँ मौज़ूआत का बहुत ज़्यादा तनव्वु है, ऐसा भी नहीं है। ये डिफ़र करता है। तो आपको पर्सनली आपको किस किस्म की शायरी पसंद है, रेवोल्यूशनरी या जो
एक जो साइकिल चलता आ रहा है मोहब्बत का, उससे रिलेटेड? नहीं, मुझे तो दोनों तरह की पसंद है। एक्चुअली मुझे वो पसंद है कि जो शेर बहुत अच्छा हो, बस वो चाहे रेवोल्यूशनर से रिलेटेड है, वो चाहे मोहब्बत से रिलेटेड है, वो चाहे किसी और जज्बे से रिलेटेड है, वो हमारे किसी सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड है, वो किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा है, लेकिन अगर वो बड़ी खूबसूरती से कहा गया है तो ज़्यादा मेरा वो उसकी तरफ आप जाहिर है कि खिंच जाते हैं। जब कोई अच्छा नया मौजू आपके सामने आता है या एक मौजू पे एक नए तरीके से कहा हुआ शेर आपके सामने आता है तो आपको जाहिर है कि वो इंस्पायर करता है। बिल्कुल। तो ये जब जिस तरह हम शायरी की बात करें तो कभी कभार ऑफिस में बैठे बैठे कोई एकदम से कोई ख्याल आता है? हाँ जी, बिल्कुल। कई कई दफ़ा ऐसा होता है कि ऑफिस में बैठे हुए ख्याल आता है और फिर उसको जाहिर है मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा इतना महफूज कर लेती हूँ कि उसके ख्याल के ऊपर बाद में कोई वर्किंग करके कोई चीज़ तख्लीक की जा सके। लेकिन ये है कि अगर आप उस ख्याल को इग्नोर कर दें तो फिर वो चला जाता है और दोबारा नहीं आता। इस तरह का भी मसला हो जाता है। लेकिन जाहिर है शायरी का या ख्याल का कोई वक्त तो मुकर्रर नहीं है, वो दफ्तर में भी आ सकता है, वो किसी वक्त भी आ सकता है और उसका एहतराम करना जो है मेरा ख्याल है लाजिम है। जी जी, बिल्कुल सही बात की आपने। तो आपने जिस तरह पूरी दुनिया में अब एज अ वुमन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने क्योंकि आपकी एक ड्यूटी बन गई है कि आपको घर को भी देखना पड़ता है, इवन दो मेन शुड डू दैट एज वेल, बट हाउ डू यू मैनेज ऑल दैट? क्योंकि आपने कहा कि जिस तरह यू बीन डूइंग दिस फॉर 20 years, जी जी, तो क्या आपकी रूटीन थी और उस रूटीन में और आज की रूटीन में क्या फ़र्क है? डू यू फील ईजी नाउ? डू यू फील मेंटली फ्रीयर नाउ? नहीं, ऐसा नहीं होता। मुझे ये लगता है कि बीइंग अ लेडी जाहिर है कि अगर बंदा साथ आपके कुछ बर्डन शेयर कर भी ले, हाउस होल्ड चोर्स करने का या बच्चों के हवाले से या कोई और किसी भी घर की जिम्मेदारी के हवाले से, फिर भी जो वो मेन बर्डन है बच्चों को रेज़ करने का वो आपके अपने लेडी के ऊपर ही रहता है। तो जब तक कि ये सूरत हाल थी कि मेरे बच्चे छोटे थे और जाहिर है उन्हें ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत थी, उन दिनों में ये खूबी एक हुई या बेहतरी हुई कि मैं कम से कम होम स्टेशन पे पोस्टेड रही। लाहौर में ही मेरे बच्चे भी पढ़ रहे थे, मैं भी लाहौर में पोस्टेड रही और कुछ ऐसी असाइनमेंट्स पे पोस्टेड रही कि जहाँ थोड़ा सा वक्त मैं ज़्यादा निकाल सकती थी बच्चों के लिए। उसके बाद ये है कि अब तो माशाल्लाह बच्चे आपको पता है थोड़े ज़रा इस एज में आ गए हैं कि वो उनको इस तरह मेरे वक्त की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी हद तक वो अपनी पढ़ाइयों के हवाले से और अपने दीगर मामलात के हवाले से इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। लेकिन ये है कि अब इन द मीनवाइल मेरी ज़िम्मेदारी जो है ऑफिस में बढ़ गई है बहुत, क्योंकि मैं अब सुपरवाइजरी लेवल पे हूँ और पूरे दफ्तर का जैसे कि एक पूरा जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो इधर की एक वो है ना मेंटल एक्सरसाइज या एक एक्सर्शन वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है कि दफ्तर पूरे की एक जो कमिटमेंट है वो ज़्यादा हो गई है। बच्चों की कमिटमेंट की थोड़ी सी जिसको कहते हैं कि नवीयत बदल गई है कि अब वो ज़ाहिर है थोड़े बड़े हैं, लेकिन आज भी उनकी पिक एंड ड्रॉप कोऑर्डिनेशन, उनके एग्ज़ाम्स, उनके शेड्यूल्स और उनकी सारी इवेंट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर वो सब जो है वो मेरे थ्रू ही कोऑर्डिनेट हो रहा होता है। ये बहुत मुश्किल लगता है कभी कभार। मैं भी सोचूं कि एक पेरेंट इन मुख्तलिफ चीज़ों को कैसे जगल करता है, लेकिन आप माशाल्लाह आपको देख के लग रहा है कि बहुत अच्छी ड्यूटी दे रही हैं अपने ऑफिस में भी और अपने घर में भी। नहीं, बस मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ। अब ये तो अपनी तरफ से मेरी कोशिश होती है कि किसी तरफ से भी जो है मैं लैग ना कर पाऊँ, लेकिन जाहिर है इंसान है, कभी कोताही हो जाती है, कभी कुछ और हो सकता है। कोशिश ही सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो इस वीडियो के एंड पे हम लोग चाह रहे थे कि आपका एक पसंदीदा शेर या आपका कोई अपना लिखा हुआ शेर अगर आप सुना दें तो। मैं सुना देती हूँ जी। एक मेरा शेर है, मैंने वो दफ्तर में भी लिख कर लगाया हुआ है और उस शेर के बाद वो लगता है मुझे कि वो शेर एक दुआ बन गया और हर रोज़ जो है मुझे उस शेर का सामना करना पड़ता है। किसी का बारे निदामत किसी को ढोना पड़ा, किसी का बारे नदामत किसी को ढोना पड़ा, न शर्मसार हुआ वो तो मुझको होना पड़ा। ये हमारे जो कैमरा के पीछे ख्वाजा आफ्ताब साहब बैठे हैं उनको भी लगता है बहुत अच्छा लगा है शेर। तो बहुत शुक्रिया मैम, आपने इतने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। नहीं जी, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू। बहुत अच्छा लगा। इट वाज सच एन ऑनर टू सिट हियर विद यू एंड talk about things that are important, especially poetry and work. So it was very kind of you to have us here. So viewers, I hope you love this video. Please give it a thumbs up and share with everyone you know and watch it till the end, क्योंकि इस मोमेंट पे बहुत अच्छा भी शेयर भी आया अभी। तो आई होप यू गाइस लव इट, शेयर इट एज वेल और प्रेस द बेल आइकन, तो जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन साथ ही मिल जाए। अल्लाह हाफ़िज़।